दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज के तहत विभिन्न स्तरों पर गठित होने वाली समितियों को। यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था का आखिरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर जो स्थायी समितियां होती हैं उनके संबंध में। तो पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा 46 में इनके गठन का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे निचले स्तर की ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों को। यह जो समितियां होती हैं इनका कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान 5 वर्ष का होता है और सभी समितियों के सभापति का निर्वाचन रिजल्ट घोषित होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होते हैं और समितियों की संख्या जो है वह 3 से 5 तक हो सकती है। अब देखते हैं कुछ समितियों को। तो सबसे पहला और प्रमुख समिति है सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे सरपंच होते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो। इस समिति के अतिरिक्त सरपंच किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि सामान्य प्रशासन के अध्यक्ष होने के साथ सरपंच किसी भी अन्य समितियों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो समिति है उसे है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। इस समिति के अध्यक्ष उप सरपंच होते हैं। ये दोनों ही समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि सरपंच और उप सरपंच ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस समिति की एक विशेषता यह है कि इसमें एक महिला होना आवश्यक है और साथ ही एक SC यानी कि अनुसूचित जाति या ST यानी कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि एक महिला और एक SC और ST जो वर्ग है उनमें से कोई एक सदस्य। ठीक है, इस समिति में भी सदस्यों की संख्या 4 होती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर 3 अन्य समितियों का भी गठन किया जाता है। तीसरी है निर्माण एवं विकास समिति, चौथी है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन समिति और 5वां है राजस्व एवं वन समिति। विभिन्न समितियों के जो सदस्य होते हैं वे निर्वाचित पंचों द्वारा ही अपने बीच में से पंचों का चयन करके इन समितियों के सदस्य के रूप में चयनित होते हैं। इन समितियों में सदस्यों के अतिरिक्त विषय वस्तुओं का अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में शामिल किया जा सकता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा, यानी कि वे समिति में भाग तो ले सकते हैं परंतु उनमें जब मतदान की आवश्यकता होगा तो वे मतदान नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कोई भी पंच जो है वह 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं, उससे अधिक समितियों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। समिति के जो सदस्य का पद है वह यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर उस पद को भरा जाएगा और जो नवनियुक्त व्यक्ति होगा यानी सदस्य होगा उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि समिति द्वारा किसी निर्णय लिए गए विषय पर यदि 6 महीने तक विचार नहीं किया गया है तो 6 महीने के बाद भी उस पर विचार किया जा सकता है, यदि उस समिति के 3/4 सदस्य इस बात पर सहमति दे दें। अब हम देखेंगे कि समितियों का जो बैठक होती है वह प्रथम सम्मेलन रिजल्ट प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर बुलाई जानी आवश्यक है, परंतु विभिन्न समितियों के सभापतियों का निर्वाचन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के बाद हम देखेंगे जनपद पंचायत पर गठित समितियों को। तो ग्राम पंचायत के समान भी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यहाँ पर समितियों की संख्या 5 से 7 होती है, जिसमें सदस्यों की संख्या 5 से 10 के बीच हो सकती है। अब हम पहली समिति को देखते हैं जो है सामान्य प्रशासन समिति। तो ग्राम पंचायत की जो सामान्य प्रशासन समिति है उसके संबंध में भी मैंने कहा था कि उसमें जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है वह सरपंच होता है, और यहाँ पर भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं।
इसके जो अन्य सदस्य होते हैं वे जो अन्य समितियां होती है उनके सभापति होते हैं, और उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य जो कि जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं वे सभी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं, और सामान्य प्रशासन समिति के भी पदेन सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, और सामान्य प्रशासन समिति के जो सचिव होते हैं वे जनपद पंचायत के CEO यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही होते हैं। अब इस समिति के कार्यों को देख लेते हैं। तो इसका कार्य है प्रशासन, विकास कार्य योजना, बजट, कराधान और वित्तीय मामलों की देखरेख करना, और साथ ही कुछ आपातकालीन परिस्थितियां जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप आदि आ जाने पर राहत संबंधी कार्य करना। दूसरी जो समिति है वह है शिक्षा समिति, और इसका सभापति जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष होता है जो कि पदेन सभापति होता है। इस समिति की भी विशेषता वही है कि इसमें एक महिला या फिर एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं वे जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से ही चुने जाते हैं और विधानसभा समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद जो इस समिति के सचिव होते हैं उसे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जनपद पंचायत के CEO के द्वारा नियुक्त अधिकारी इस समिति का सचिव होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं समिति के कुछ कार्यों को। इस समिति का कार्य प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, महिला एवं शिशु कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण से संबंधित कार्य करना। इस समिति के जो सदस्य होते हैं वे अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकते हैं, परंतु सभापति त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा समिति के जो पदेन सभापति होते हैं वे जनपद पंचायत उपाध्यक्ष स्वयं होते हैं। ठीक है। यह जो समिति होती है इसकी बैठक कम से कम माह में एक बार होनी आवश्यक है, परंतु बैठक के 5 दिनों के पूर्व सदस्यों को बैठक के संबंध में सूचना दे दी जाती है। तीसरी जो समिति है वह है स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, और इस समिति का कार्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता होगा, और साथ ही महिला और बाल कल्याण का विकास करना भी होगा। चौथी जो समिति है वह है कृषि समिति, और इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं जैसे कि पशुपालन, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन और खाद एवं बीज वितरण संबंधी कार्य। पांचवी जो समिति होती है उसे वन समिति कहते हैं, और इस समिति का कार्य सामाजिक वानिकी और भूमि विकास कार्यक्रम करना और साथ ही लघु वनोपजों का विकास करना भी है। छठवीं समिति है सहकारिता एवं उद्योग समिति, और इस समिति का कार्य सहकारिता, बाजार, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का विकास करना है। सातवीं और आखिरी समिति का कार्य हम देखेंगे, लेकिन इस समिति का नाम हम पहले देख लेते हैं, संचार एवं संकर्म समिति। इस समिति का कार्य लघु सिंचाई, जल निकासी, ग्रामीण आवास निर्माण आदि है। अब सदस्यता से संबंधित कुछ उपबंध और नियम हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो इन समितियों के जो सदस्य होते हैं वे भी निर्वाचित सदस्यों के बीच में से स्वयं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। और सदस्य जो होते हैं विभिन्न समितियों के ये अपने बीच में से ही सभापति का चयन करते हैं। यह जो नियम है वह सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, और शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष होते हैं। ये दोनों ही पदेन होते हैं। ठीक है। और इसमें भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे प्रत्येक समिति के पदेन सदस्य होते हैं, और जनपद पंचायत के जितने भी सदस्य इस समितियों में चुने जाते हैं वे सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में एक पंच द्वारा 2 से अधिक समितियों की सदस्यता ग्रहण नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा एक साथ 3 से अधिक समितियों की सदस्यता धारण नहीं की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक समिति के जो सचिव होते हैं वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। यह जो
सचिव का पद है वह सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त जितनी भी समितियां होती हैं उनके लिए यह नियम लागू होता है और इनकी जो बैठक है वह माह में एक बार होती है, परंतु यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य मांग करें तो 10 दिनों के भीतर सभापति के द्वारा इन समितियों की बैठक बुलाई जा सकती है। प्रत्येक समिति के सदस्य संबंधित समिति के सभापति को इस्तीफा दे सकते हैं तथा सामान्य प्रशासन समिति एवं शिक्षा समिति के सभापति के अतिरिक्त शेष समिति के सभापति जनपद पंचायत अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के अध्यक्ष का पदेन होता है, परंतु शेष समितियों के सभापति अपना इस्तीफा जनपद पंचायत अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। आगे चलकर और कुछ देख लेते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष अपने पदेन सभापति समिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी समिति की सदस्य नहीं हो सकते हैं। अब यदि किसी दो समितियों के बीच का कोई कार्य हो अथवा कोई ऐसा मामला हो जो दो समितियों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा हो तो इसके जो संबंध में निर्णय होते हैं वे सामान्य सभा में लिए जाते हैं और इस पर चर्चा भी सामान्य सभा में की जाती है। अगला है कि समिति के सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित विषय वस्तुओं का अनुभव एवं विशेषज्ञता प्राप्त किसी दो व्यक्ति को समितियों में शामिल किया जा सकता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी कि समिति के जो सदस्य होते हैं उनमें दो विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब हम जिला पंचायत की समितियों को देख लेते हैं। यह भी जनपद पंचायत समितियों के समान ही है, परंतु इनमें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं वे जनपद पंचायत के जगह जिला पंचायत के होते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वे सभी जिला पंचायत से ही संबंधित होते हैं। तो जिला पंचायत की जो समितियां होती हैं इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इनमें समितियों की संख्या 5 से 7 हो सकती है और सदस्यों की संख्या प्रत्येक समिति में 5 से 10 हो सकती है। इनमें जो मुख्य अंतर है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जो उस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार जो जिला पंचायत की समितियां होती हैं उनमें से किसी भी 2 समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार संसद के पदेन सदस्य जो हैं वे 2 समितियों के इच्छा अनुसार धारण कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर संसद से तात्पर्य लोकसभा सदस्य और राज्यसभा दोनों से है, यानी कि दोनों ही जितने सदस्य होंगे वे सभी अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी 2 समितियों में सदस्यता धारण कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें भी वही बात कही गई है कि विशेषज्ञता वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों को समितियों में शामिल किया जा सकता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। अब हम जिला पंचायत की पहली समिति को देखेंगे, सामान्य प्रशासन समिति। इसमें भी जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह पदेन सभापति होता है और जो सदस्य होते हैं वे सभी समितियों के सभापति होते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वे अपने बीच में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यह सेम जनपद पंचायत सदस्यों और समितियों के समान है, सिर्फ अंतर विधानसभा और लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्धारित होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जो होते हैं वह सामान्य प्रशासन समिति के सचिव होते हैं और इसका कार्य भी सेम प्रशासन विकास, कार्य योजना, बजट, वित्तीय मामले, आपातकालीन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले आपदाओं से राहत कार्य करना है। इसी प्रकार शिक्षा समिति भी है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पदेन सभापति होते हैं और इसमें एक महिला और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य होना आवश्यक है। और जो इसके सदस्य होते हैं ये जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुने जाते हैं। इन समितियों के जो सचिव होते हैं वे जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा नियुक्त अधिकारी ही होते हैं। अब इन समितियों के कार्य को देख लेते हैं। तो प्रौढ़ एवं निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कार्य किए जाते हैं। शेष जो सभी समितियां होती हैं शिक्षा समिति के साथ, इनके जो सचिव होते हैं वे जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा नियुक्त अधिकारी ही होता है। याद रखिएगा।
इनकी जो बैठक है वह भी माह में कम से कम एक बार आयोजित होती है और समिति के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर 10 दिनों के भीतर इनकी बैठक बुलाई जा सकती है। प्रत्येक समिति के सदस्य संबंधित समिति के सभापति को इस्तीफा दे सकते हैं और शिक्षा समिति और सामान्य प्रशासन समिति के सभापति को छोड़कर शेष समितियों के सभापति जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सेम वही नियम है। इसके बाद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पदेन सभापति समिति के अतिरिक्त किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए भी यही नियम लागू होता था और जिला पंचायत के लिए भी सेम नियम है। जनपद पंचायत के समान ही महत्वपूर्ण विषयों एवं निर्णयों के संबंध में जो सामान्य सभा होती है वहाँ चर्चा की जाती है। इसके बाद हम तीसरी समिति देख लेते हैं, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, जिसका कार्य होता है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण। चौथी जो समिति है वह है कृषि समिति, जिसका कार्य विभिन्न प्रकार की कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य करने हैं। इसके बाद पांचवी समिति वन समिति है, जिसमें सामाजिक वानिकी, लघु वनोपजों का विकास एवं वानिकी कार्यक्रम से संबंधित कार्य करना है। छठवीं समिति सहकारिता एवं उद्योग समिति है, जिसका कार्य सहकारिता, बाजार, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग से संबंधित कार्य करना है। और सातवीं समिति है संचार एवं संकर्म समिति, जिसका कार्य संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण जल प्रदाय, जल निकासी आदि कार्य करना है। ये सभी जो 7 समितियां हैं यह जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सेम है और इनके कार्य भी समान हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। केवल जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अंतर विधानसभा और संसद के सदस्यों का है और साथ ही इनके CEO और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।